हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष बंसल। मैं आपको, जैसे मैंने वादा करा था, मैं आपको 11वीं क्लास की 2 बुक्स पढ़ाऊंगा इस यूट्यूब के माध्यम से। पहली बुक है हमारा, जो जो आपको स्टार्ट करूंगा। पहली बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत तथा व्यवहार। इसमें हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका जो बनेगा, मैं आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगा टोटल इसमें, पहले चैप्टर में से, जो भारत का संविधान से है। भारत का संविधान क्यों और कैसे, जिसका नाम है पहले चैप्टर का। और पहली बुक का नाम है भारतीय संविधान सिद्धांत तथा व्यवहार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। 5 क्वेश्चन, ये पर्याप्त क्वेश्चन मिलेंगे आपको 5 क्वेश्चन इसमें से, और ये बहुत है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपने अगर ढंग से समझ लिए, उसको कर लिए, तो पूरा एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन जो बनता है, पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा आपका, संविधान क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान जो है वो है क्या, ये पहला क्वेश्चन बनेगा। तो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ कि उसमें आपको पढ़ना क्या है। ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में जैसे, अब पहला क्वेश्चन ये है कि संविधान क्या है। तो अगर हम बात करें संविधान क्या है, किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों की आवश्यकता पड़ती है, आधारभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है, और इन्हीं आधारभूत नियमों के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। एक तरह से दस्तावेज है संविधान, जिसके द्वारा देश चलता है, किसी देश की शासन व्यवस्था आगे चलती है। तो पहला क्वेश्चन यही है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें? दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्या जरूरत है हमें संविधान की, ये दूसरा क्वेश्चन इससे बनेगा। तो निम्नलिखित कारणों से हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। कई कारण है, तो मेन जो कारण है वो आप समझो। पहला कारण है कि शासन व्यवस्था का स्वरूप, कि किसी देश की शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की जाएगी, ये हमें कौन बताता है? भारतीय संविधान से ही हमें ये पता चलता है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया जिस कारण से हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है सरकार का चुनाव, हम गवर्नमेंट को कैसे चुनेंगे। ठीक है। यानी कि सरकार को किस प्रकार से चुना जाएगा और कौन लोग इसे चुनेंगे, ये भी हमें भारतीय संविधान के द्वारा पता चलता है। तीसरी हेडिंग अगर हम देखेंगे, तो तीसरी हेडिंग इसमें बनती है कि सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों तथा जिम्मेदारियों का बंटवारा। ठीक है ना। सरकार के 3 अंग हैं, सबको पता है, आपको भी पता ही होगा कि सरकार के 3 अंग हैं जिससे पूरी शासन व्यवस्था चलती है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट। तो संविधान के माध्यम से सरकार के तीनों अंगों में शक्ति तथा जिम्मेदारी का बंटवारा किया जाता है, कि यानी कि सबको अपनी अपनी अलग अलग शक्ति बांट दी गई है। एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि अगर सरकार के इन तीनों अंगों में शक्तियों तथा जिम्मेदारियों का बंटवारा नहीं किया गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? लोकतंत्र के स्थान पर तानाशाही स्थापित होने लगेगी, क्योंकि सरकार की सारी जितने भी 3 अंग हैं ये अपनी मनमर्जी करने लगेंगे और जनता को उससे क्या होगा? परेशानी होगी। इसलिए सरकार की शक्तियों में बंटवारा करना जरूरी है, जो कि अब संविधान के माध्यम से हम करते हैं, जो प्रावधान इसमें दिया गया है। तो तो सरकार के तीनों अंगों में शक्ति और जिम्मेदारी का बंटवारा किया जाएगा, ये हमें संविधान से ही पता चलता है। चौथा हेडिंग जो बनता है इसमें, चौथा हेडिंग बनता है कि सरकार की शक्ति पर अंकुश लगाना। अंकुश मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। तो संविधान के माध्यम से हम सरकार की शक्ति पर भी अंकुश लगा सकते हैं। जैसे किस प्रकार लगा सकते हैं? संविधान, सरकार की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए सभी लोकतांत्रिक देशों की सरकारों में संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और इन मौलिक अधिकारों से जनता के अधिकार सुरक्षित रहते हैं, जिससे सरकार की शक्ति पर अंकुश लगता है। और यदि ये मौलिक अधिकार जनता को नहीं दिए गए तो वही होगा, सरकार अपनी मनमर्जी करने लगेगी
ठीक है ना, जनता परेशान हो जाएगी और लोकतंत्र के स्थान पर क्या आएगा, पूर्ण तानाशाही शासन स्थापित होने लगेगा। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया, सरकार की शक्ति पर अंकुश लगाना। अब पांचवा पॉइंट इसमें बनता है, राष्ट्र के उद्देश्यों तथा आकांक्षाओं को वर्णन का पता चलता है। संविधान के माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि राष्ट्र के उद्देश्यों तथा आकांक्षाओं का पता चलता है कि किसी देश की या राष्ट्र की आकांक्षा क्या है, इच्छा क्या है आने वाले समय में, और उद्देश्य क्या होंगे उसके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। पहला है कि शासन व्यवस्था का स्वरूप, दूसरा सरकार का चुनाव, तीसरा सरकार के तीनों अंगों में जिम्मेदारियों तथा शक्तियों का बंटवारा किया जाता है इसके माध्यम से, और सरकार की शक्ति पर अंकुश भी लगाया जाता है, और पांचवा पॉइंट है हमारा राष्ट्र के उद्देश्य तथा आकांक्षाओं का वर्णन। ये हमने 2 क्वेश्चन इसमें क्लियर कर लिए। आप एक पेन और कॉपी लेके भी बैठ सकते हैं ताकि आप मेन जो पॉइंट्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख सको, अपने खुद हैंड रिटन नोट्स बना सको। कोशिश करना कि अपने हैंड रिटन नोट्स से ही पढ़े, दूसरों के नोट्स से ज़्यादा ना पढ़े, दूसरों के नोट्स को समझो जो वो बताना चाह रहा है, मेन पॉइंट्स आप लिखो कॉपी में। ठीक है, और ये सारी बातें मैं एनसीईआरटी की किताबों के जो अंदर दिया गया है, जो उसमें कहा गया उस पे ही, उसके ब्याप पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ये तो हमने पढ़ लिया कि संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, अब संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। ठीक है, सन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया 9 दिसंबर 1946। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन किया गया था पूरे भारत की। ठीक है, जिसमें से 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे। मतलब संविधान सभा में जो टोटल सदस्य थे वो 389 थे, 389 यानी कि 389 सदस्य। उसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे, 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से, और 93 सदस्य भारतीय रियासतों से चुने गए थे। और जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत के सदस्यों का चुनाव वहाँ के असेंबली द्वारा किया गया था, और चीफ कमिश्नरी प्रांतों के प्रतिनिधियों को गवर्नर जनरल द्वारा चुना गया था, और भारतीय रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनको वहाँ के राजाओं ने नियुक्त किया था, चुना था। ठीक है, तो इसके आधार पर ही हमारा संविधान का निर्माण हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और इस पहली बैठक के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे सच्चिदानंद सिन्हा के बाद, क्योंकि आगे जितनी भी बैठकें हुई थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, और फिर आगे चल के क्या कहते हैं आपका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसको जो लागू किया गया वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर अंग्रेजों से लाहौर के अंदर पहली बार अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी और भारतीय तिरंगे को वहां फहराया था, जिस करके हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। अब इसमें एक पॉइंट बनता है, क्वेश्चन भी आ जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। एक उद्देश्य प्रस्ताव तो मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा के समक्ष भारत जो पहले प्रधानमंत्री थे आजादी के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था, और इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारतीय संविधान किस सिद्धांतों पर आधारित होगा और क्या क्या इसके उद्देश्य होंगे, ये बताया गया था। इसलिए इसको क्या क्या कहा गया, उद्देश्य प्रस्ताव। इसके मेन बिंदु मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या मेन बातें कही गई थी। पहली बात तो इसमें कही गई थी कि उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा, किसी कोई बंदिश उसके ऊपर नहीं होगी, संविधान के अनुसार वो चलेगा। दूसरा इसमें क्या कहा गया था, भारत एक संघ होगा, भारत को एक संघ बनाया जाएगा और जिसमें अनेक राज्यों की इकाइयाँ समाहित यानी कि शामिल होगी।
भारत में न्यायपालिका का जो ढांचा है वो स्वतंत्र होगा और निष्पक्ष होगा। ठीक है, तो ये मेन इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया था। अब अगला क्वेश्चन इसमें बनता है हमारा जो मेन था, एक प्रारूप समिति। प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति क्या थी। ऐसा था, प्रारूप समिति को इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, संविधान के निर्माण को सरल बनाने के लिए, यानी कि आसान बनाने के लिए संविधान सभा में एक 7 सदस्यों की समिति बनाई गई थी, जिसमें 7 सदस्य थे, जिसको प्रारूप समिति कहा गया था। ठीक है, और संविधान सभा ने जो प्रारूप समिति ने संविधान पर एक प्रारूप तैयार करा था, एक ड्राफ्ट तैयार करा था, उस पर गहन चर्चा करी थी। इसके आधार पर कई संशोधन भी उसने करे थे प्रारूप समिति के आधार पर। तो ये एक प्रारूप समिति थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है इसमें कि संविधान की विशेषताएं क्या है, हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। तो मेन मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो काफ़ी सारी इसकी फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, तो जो मेन है एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि लिखित संविधान। भारतीय संविधान जो है वो एक लिखित संविधान, पूर्णतः लिखित संविधान है। अब कुछ देशों के संविधान अलिखित भी होते हैं, जैसे कि इंग्लैंड, ब्रिटेन का संविधान है। ठीक है, अब दूसरा इसमें एडिंग है, एक तो हो गया लिखित संविधान, दूसरा है कि विस्तृत संविधान, यानी कि बहुत बड़ा संविधान है, लगभग इसमें 395 अनुच्छेद हैं। अब कुछ देशों के संविधान इसके अपोजिट भी हैं, छोटे भी हैं, जैसे अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो एक विशेषता है ये संविधान की, भारतीय संविधान की। तीसरी विशेषता क्या है, मौलिक अधिकारों को प्रावधान इसमें किया गया है कि सभी क्या कहते हैं, जनता को सभी प्रकार के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, चौथी विशेषता क्या है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है कि जो भारत का प्रधानमंत्री है उसको संसद चुनती है, संसद के द्वारा ये देश चलता है, वो इस पर अंकुश रखती है, संसदीय शासन प्रणाली। अगली विशेषता क्या है, इकहरी तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है ना, इकहरी तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका है वो कैसी है, इकहरी है, स्वतंत्र है। अमेरिका की तरह द्वारी न्यायपालिका नहीं है। ठीक है ना, और निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका है। और भारत के राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ में रहकर कार्य करते हैं, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे उच्चतम न्यायालय हम बोलते हैं। एक तो एकरी स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ये मेन पॉइंट्स मैंने आपको विशेषता इसकी बता दी। अब अगला क्वेश्चन बनता है इसमें 5वां कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं। उधार का थैला भी इसको कुछ विद्वान कह देते हैं। कारण क्या है कि जो भारतीय संविधान बना था, जो इसमें प्रावधान ऐड किए गए थे, तो काफ़ी देशों से हमने वो लिए थे, तो उसके आधार पर कुछ विद्वानों ने इसको उधार का थैला कहा है। जैसे अगर हम बात करें ब्रिटेन के संविधान, हमने ब्रिटेन के यानी कि इंग्लैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, एक तो हमने ली है संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा विधि का शासन। और ऐसे अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया, मौलिक अधिकार ले लिए और उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना। आपको पता है भारत में जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति माना जाता है। ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। तीसरा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी हमने कुछ लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन प्रणाली। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है समवर्ती सूची ली है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम प्रिंसिपल्स बोल देते हैं, थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, और तुम्हारा जो आयरलैंड का संविधान है उससे हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है आपका समवर्ती सूची। इसके आधार पर कुछ विद्वान इसको कभी कभार उधार का थैला बोल देते हैं। ठीक है, और आपको मेरा अगर नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल दूंगा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, पहले चैप्टर में जो हमारा पहला चैप्टर था संविधान की और कैसे, हमने पढ़ा संविधान क्या है। दूसरा, संविधान की ज़रूरत हमें क्यों है। तीसरा, संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, ये भी हमने उसमें पढ़ा। संविधान की विशेषताएं हमने पढ़ी और संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं ये हमने इसमें पढ़ा। और उद्देश्य प्रस्ताव और प्रारूप समिति जैसे मुद्दे हमने इसमें पढ़े। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अब आगे की वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा और आप कोशिश करो कि उसको ढंग से पढ़ो, मेरे बताए हुए चीज़ों को। आप अगर आपने इसके मेन पॉइंट्स लिखे होंगे तो अच्छा है, एग्जाम की दृष्टि से आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।